किसी अच्छे यूट्यूबर को मैंने ये कहते सुना, और वो भी फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूबर को, कि जब आपकी इनकम कम हो ना, जब नया नया नौकरी चाकरी लगे, तब इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, तब इन्वेस्टमेंट वगैरह मत करो, सिर्फ इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। जब इनकम बढ़ जाए तब इन्वेस्टमेंट का सोचना, तब इन्वेस्टमेंट करना। तो आज जरा डिटेल कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि सर जब हमारी इनकम कम है उस वक्त थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सही है, या फिर जब इनकम बढ़ जाए उस वक्त मोटा मोटा इन्वेस्ट सही है। ज़्यादा सही क्या है, थोड़ा इन्वेस्ट कम एज में, या मोटा इन्वेस्ट एज होने के बाद, या इनकम जब बढ़ जाए। आज फाइनेंस का पूरा मास्टर क्लास हम शुरू कर दिया। आज हमने आज का सेशन पूरा मास्टर क्लास है। पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो भी नौकरी करते हुए। जिन लोगों को लगता है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, सर गलत फहमी में आज बताता हूँ, नौकरी करते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा तब जाके फाइनेंशियली आप फ्री होते हो। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लोगों को गलत पता है। लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत अमीर। चलो इस मुद्दे पर बाद में आते हैं, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो सर, बात यहां पे ध्यान से दीजिएगा, मैंने पूरा चार्ट बना दिया। सर 20 साल की एज में अगर आप 1,000 रुपये महीना, मात्र 1,000 रुपये महीना किसी म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करते हो, और वो भी 60 साल तक एज इन्वेस्ट करते हो, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया तकरीबन 4.8 लाख। रिटर्न कितना बनेगा वो भी दिखाऊंगा, कंपेयर करूंगा। मान लो कोई आदमी 20 साल की एज में ना इन्वेस्ट करके 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और वो 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू करता है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है। तो वो 1,000 रुपये का 1,000 रुपये तुच्छी चीज़ है, अरे हम तो 4,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करेंगे SIP में। तो उसने 4,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उसने भी अपनी उम्र के 60 साल तक इन्वेस्ट किया। तो यहाँ हमने देखा कि उसने 14 लाख रुपये, 14.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, कोई कहता है कि नहीं यार अभी हमारा 30 साल 35 साल हुआ, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अभी इनकम और बढ़ने तो तब करेंगे। तो उस भाई साहब ने 40 साल की उम्र होने के बाद, इनकम अच्छी खासी हो गई है उसकी, 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। 60 साल तक उसने भी किया अपनी एज के। तो हमने देखा कि उसने इन्वेस्ट कर दिया सर 24 लाख रुपये। ठीक है, अच्छा कितना, 40 से मतलब 20 साल में 24 लाख कर दिया। इसने 30 साल में 14 लाख किया था, इसमें 20 साल, इसने कितना 40 साल में 4.5 लाख किया था। मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया, सबसे गरीब इन्वेस्टर ये 20 साल में इनकम भी थोड़ी सी होती है ना, ज़्यादा कहाँ से इन्वेस्ट कर लेगा। लेकिन अभी देखना, जादू दिखाऊंगा आपको। अच्छा, एक इन्वेस्टर ऐसा भी है जो 50 साल तक उसने सोचा जब तक हम अमीर नहीं हो जाएं तब तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। तो 50 साल की एज में 50,000 रुपये महीना उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। 50,000 रुपये महीना। तो उसने भी 60 साल तक, मतलब 10 साल ही मौका है उसके पास। तो उसने, हमने देखा कि 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब आपसे सवाल पूछता हूं सर, किसको रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा? 60 साल होने के बाद सबसे ज्यादा तो इसने इन्वेस्ट करा है, तो सबसे ज्यादा इसको रिटर्न मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा किया है इसने। अभी मिलेगा जवाब कि सर कम इनकम में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सही है, या इनकम बढ़ जाए तब मोटा इन्वेस्ट करना सही है। इन्वेस्टमेंट का जादू देखो भैया, ऐसे ही SIP कैलकुलेटर खोल लेना आप, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने कर लिया है इसलिए आपको बता रहा हूं। सर यहां पर 3.4 CR बन जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट 40 साल बाद। मतलब 20 साल का था ये, 60 साल का हो चुका है, तो 40 साल तक इसने पैसा दिया, तो इसका जो रिटर्न बना है सर 3.4 CR करोड़। सर इसका जो रिटर्न बनेगा सर 2.8 CR बनेगा। और ये जो बात कर रहा हूं मैं 15% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं, सबका 15% ही रखा है। सर इसका जो रिटर्न बनेगा ये तकरीबन 1.5 CR बनेगा, और इसका जो रिटर्न बनेगा सर सबसे कम बनेगा 1.3 CR मात्र। आप कहोगे सबसे ज्यादा पैसा इसने दिया है, इसको सबसे कम मिल रहा है, और सबसे कम इसने दिया है सिर्फ 4.8 लाख, इसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। सर यही तो खेल है। एक आदमी, कॉमन मैन, जिसको फाइनेंस का नहीं पता, वो यही तो नहीं समझता। सर फाइनेंस गेम ज्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं है, ज्यादा इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, नहीं ऐसा होता है। सर फाइनेंस खेल है कंपाउंडिंग का, और कंपाउंडिंग ये नहीं कहता कि मुझे ज्यादा पैसा दो तो मैं ज्यादा दूंगा। कंपाउंडिंग ये कह रहा है कि तुम जितना भी दे रहे हो मुझे समय ज्यादा दो,
पैसा भले ही कम तुम दो, लेकिन समय ज़्यादा दो, मैं उस पैसे को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके दूंगा। पहले वाले केस में क्या हुआ सर, इसको 40 साल का समय मिला, इन्वेस्टमेंट भले ही छोटा था, रिटर्न सबसे बड़ा हुआ। दूसरे केस में सिर्फ 30 साल का समय मिला सर, इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा था लेकिन रिटर्न घट गया। तीसरे वाले में सिर्फ 20 साल का समय मिला, इन्वेस्टमेंट उससे भी ज़्यादा था लेकिन रिटर्न सबसे कम। अच्छा, तो आखिरी केस में सर सिर्फ 10 साल का समय मिला, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी सबसे कम रिटर्न मिला। तो अब आप ही बताओ मुझे, जब 20 साल की एज में किसी लड़के की नौकरी लगती है, भले ही 10,000 की नौकरी लगे, 15,000 की नौकरी लगे, उसको उसी वक्त से एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर उसको वेट करना चाहिए कि अभी तो हमारा 15,000 का सैलरी है, 50,000 पहले होने दो तब इन्वेस्ट करेंगे, अभी पूरा ताकत सब लगाएंगे कमाने में, इन्वेस्टमेंट मारो गोली भाड़ में जाए। ना करना ऐसा, ये करोगे फिर ये करोगे फिर, ऐसे लोगों की बातों में मत रहना। और आज के बाद अगर ऐसा आदमी कोई बोले अरे ये सब छोड़ो, इन्वेस्टमेंट फालतू चीज़ है, पहले भी कमाने में ध्यान दो, उसको क्या उन्हीं मार के उसको बेहोश कर देना। बेवकूफ़, झूठा नॉलेज दे रहा है हमको, नकली ज्ञान दे रहा है, बेवकूफ़, मेरा पैसों को नुकसान करा देगा ऐसा आदमी तो। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी मत देखना कि सर आपकी इनकम कितनी है। मैं कहता हूँ 5,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो ना सर, उसमें भी 100 रुपये महीना या 200 रुपये महीना कहीं डालना शुरू कर दो। आप देखोगे, यही देखोगे बेसिकली, जो बाद में बड़ा अमाउंट कर रहा है और आपने जल्दी थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आप ज़्यादा कमा लोगे उससे। ठीक है, पहला लेसन तो ये समझ में आया। अब दूसरा लेसन सब बात करते हैं जरा फाइनेंशियल फ्रीडम पर। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है सर, पैसे के मामले में आज़ादी। और पैसे के मामले में आज़ादी कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हमको काम ही नहीं करना पड़े, ज़िंदगी भर अरे बोर हो जाओगे, पक जाओगे, सड़ जाओगे। जो आदमी काम नहीं करता ना, वो ऐसे ही बीमार होकर के ख़त्म हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है हमको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। जैसे अगर 3 महीने तक मेरे बैंक में, मेरे घर का खर्चा मान लो 50,000 रुपये महीना है, और मेरे बैंक में अगर 1.5 लाख रुपए पड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 महीने तक अगर मैं नौकरी चाकरी मेरी छूट भी गई तो 3 महीने तक मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, क्योंकि मेरे बैंक में 3 महीने का खर्चा पड़ा हुआ है। सर इसी तरीके से 6 महीने तक मेरे को अगर 3 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़ा है और मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपये महीना है, तो मैं 6 महीने के लिए फाइनेंशियली फ्री हूं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, उनके घर का खर्चा जितना भी हो, 20 साल तक का खर्चा उनके बैंक में पड़ा है या फिर शेयर मार्केट में पड़ा है या कहीं भी पड़ा है, किसी भी एसेट के फॉर्म में, तो वो सर 20 साल तक फाइनेंशियली फ्री हैं। कुछ लोगों का 60 साल, 80 साल, कुछ लोगों का लाइफ टाइम का सर्वाइवल का खर्चा उनके एसेट के रूप में पड़ा होता है। तो हम कहते हैं पूरी लाइफ के लिए वो आदमी फाइनेंशियली फ्री है। उसकी नौकरी चाकरी खत्म भी हो जाए, उसका धंधा पानी खत्म भी हो जाए, तो उसको सर्वाइवल के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए वो टेंशन मुक्त है। सर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अमीर होना बिल्कुल नहीं होता, मेंटल सुकून होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से मेंटल सुकून। जब बैंक में पैसा पड़ा होता है ना सर, डर नहीं लगता रिस्क लेने से, डर नहीं लगता, हम प्रेशर में काम नहीं करते, नौकरी में, बिजनेस में, अरे मेरा नौकरी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिजनेस में इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, डर खत्म हो जाता है। और आदमी जब डर से बाहर निकल जाता है ना, फिर जिंदगी का मजा आता है, फिर जिंदगी सुकून से जीने को मिलता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन अमीर होना नहीं होता है, अपने सर्वाइवल का खर्चा आपके बैंक में पड़ा हो, ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और नौकरी करते हुए ये चीज़ हासिल की जा सकती है। क्या क्या तरीका, क्या क्या स्टेप हमारे को लेना चाहिए, वो स्टेप बताता हूँ। सर मुझे एक भी बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ जाए। सर 1 करोड़ रुपये मान लो आपके पास आ गया, क्या करोगे? मुझे पता है 10 में से 9 लोग यही कहेंगे, अरे वो लड़का घड़ी जो फोल्डेबल वाला है वही हम खरीदेंगे सबसे पहले। हाँ, हमने वहाँ बंगलो देखा, हम तो बंगलो खरीदेंगे सबसे पहले। सर एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपये आपके पास आ गया और आपने 1 करोड़ रुपये गाड़ी खरीद ली, अब आप करोड़पति रहे? नहीं रहे। अब आप वहीं आ गए जहाँ पहले थे, क्योंकि 1 करोड़ रुपये तो ठुक गया गाड़ी में, या 1 करोड़ रुपये कहीं भी आपने घर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, सर 1 करोड़ तो ठुक गया, अब आप फिर से बैंकक्रप्ट हो गए। इसीलिए तो देखो ना, दुनिया में इतने सारे लोग करोड़पति बनते हैं, कोई केबीसी में जीत के बनता है, कोई कहीं से लॉटरी करके, किसी का तुक्का लग जाता है, कोई किस्मत से बन जाता है, लेकिन घूम फिर करके वो चढ़ते तो ऊपर हैं, लेकिन बाद में वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता ना, पैसे को मैनेज करना नहीं आता। सर ये है थंब रूल, इनकम कुछ भी हो, करोड़ की हो, लाख की हो, 1000 की हो या अरबों की हो, ये है थंब रूल। इसको अपनाया तो लाइफ जिंगल वाला। कैसे, किसका क्या मतलब है सर? 50-30-20।
सर 50% इनकम का, आपका जो भी इनकम है जिस भी तरीके से, उसका 50% आपका जाता है सर ज़रूरत में, यानी कि इसको नीड कहते हैं। उसका 30% जाना चाहिए इनकम का सर आपके वांट में, यानी कि इच्छाओं में। सर 20% जाना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में, यानी कि निवेश। मोटा मोटी याद करने के लिए समझ लो सर, ज़रूरत इच्छा निवेश, ज़रूरत इच्छा निवेश, ज़रूरत इच्छा निवेश। 50% पैसे, मान लो 1 लाख रुपए कमाई है तो 50,000 रुपये हम कहाँ डालेंगे सर? हम अपनी ज़रूरतों में। ज़रूरत क्या क्या होता है? खाना पीना, राशन पानी, स्कूल फीस, कपड़ा लत्ता, मतलब ज़रूरत है, उसको आप काट नहीं सकते, वो तो देना ही देना है। और घर की ईएमआई वगैरह है, या पर्सनल लोन वगैरह चल रहा है, या क्रेडिट कार्ड में हरामखोरी कर रखी है उसका भी जा रहा है ईएमआई, वो सब इसी में आएगा सर, क्योंकि उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते ना, वो तो मजबूरी बन गई, करना ही करना है, तो वो सब इसी में आएगा। 30% आएगा सर इच्छाओं में, सिनेमा देखने का मन कर रहा है, या नया आईफोन आया मन कर रहा है ले ही लें, तो पैसा अगर है उस 30% में तो ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कहते हो नहीं हम ईएमआई पे लेंगे, तो ईएमआई जो अगले महीने जाएगा सर, फिर वो ईएमआई का बर्डन इसमें आ गया। अब वो ईएमआई का बर्डन इसमें आ गया, इसमें नहीं आ गया। आपने अगर 1.5 लाख रुपए इस वाले फंड में पड़ा है तो 1.5 लाख का आईफोन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन यहाँ ईएमआई करा है, फिर आपने इस वाले पर बर्डन डाल दिया, वो ज़रूरत में आ गया, तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 30% अपनी इच्छाओं पे खर्च करो। कपड़ा तक खरीदना है, घूमने फिरने जाना है, आईफोन खरीदना है। अब जिंदगी है भैया, मर मर के थोड़ी जिएंगे, थोड़ी बहुत इच्छा तो पूरा करेंगे ना अपनी इनकम से, तो इच्छा इससे पूरी करो। 20% जाना चाहिए सर निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। और बात जब इन्वेस्टमेंट की हो रही हो तो सर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से हर आदमी को करना चाहिए अपनी लाइफ को इंश्योर करने में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस लेने में। सोच के देखो सर, जिंदगी भर आप कितनी भी कमाई कर लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कल को जब जिंदगी नहीं रहेगी तो जो रिकरिंग इनकम है तो वो फैमिली को जाना बंद हो गया ना, उस वक्त फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल खर्चा वो कहाँ से आएगा? तो आपने लाइफ इंश्योरेंस जो ले रखा होगा, एक मोटी रकम उसके जरिए आपके परिवार को मिलती है। और मैं कहता हूँ जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो तो टर्म इंश्योरेंस के अलावा दूसरा लाइफ इंश्योरेंस सोचने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट इंश्योरेंस होता है। कारण क्या है? सबसे कम प्रीमियम इसमें जाता है और सबसे ज्यादा कवर आपको टर्म इंश्योरेंस में ही मिलता है। टर्म इंश्योरेंस आपको जल्द से जल्द इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जितने कम उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और वही कम प्रीमियम पूरी लाइफ के लिए लॉक हो जाता है, और प्रीमियम बाद में बढ़ेगा नहीं। और अगर आपके पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा टर्म इंश्योरेंस आपको जल्द से जल्द ही लेना चाहिए, क्योंकि वो कम वाला प्रीमियम तो लॉक हो जाएगा ना पूरी लाइफ के लिए। और जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आज मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस की, जहां पर 1 करोड़ का कवर आपको मिल सकता है सिर्फ 702 रुपए पर मंथ दे करके। और आप अगर कम उम्र में ले रहे हो, जल्दी ले रहे हो, तो सिर्फ 1046 रुपए पर मंथ दे करके आपको 2 करोड़ रुपए का भी टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें, आपको उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा चेक करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.51% है, जो कि एक बहुत अच्छा रेशियो है। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें तो आपको उसके साथ कुछ एडिशनल राइडर्स भी जरूर ले लेने चाहिए, जैसे एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन, ताकि आपकी फैमिली को सिर्फ डेथ के टाइम ही नहीं पर ऐसे केसेस में भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले जब आप काम नहीं करने लायक हो। मैं ले आया हूं आपको टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने डिटेल्स फिल करके चेक प्रीमियम बटन पर क्लिक कर दिया, और यहां हमने ऑक्यूपेशन बताया, फिर एजुकेशन बताया, और फाइनल अमाउंट आ गया सिर्फ 841 रुपए मंथली प्रीमियम फॉर 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस। तो देखा आपने, है ना कितना अफोर्डेबल प्रीमियम 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए। आप भी अपना डिटेल्स डालकर अपना प्रीमियम जरूर चेक करें। प्रीमियम कैलकुलेटर का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो ये बात समझ में आती है सर, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या क्या स्टेप है सर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? सर पहला स्टेप आता है सर कैलकुलेट योर नेटवर्थ। हमारे नेटवर्थ क्या है, कभी सोचा आपने? आप कहोगे अरे नेटवर्क तो बिजनेसमैन लोगों का होता है, हमारा क्या नेटवर्क होगा, हम तो नौकरी चाकरी वाले आम लोग हैं। हर आदमी का नेटवर्थ होता है सर, और नेटवर्थ जब तक आप कैलकुलेट अपना नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि आपको जाना किधर है, आपको कितना ग्रो करना है। एक मतलब अगर नंबर मिल जाए ना सर, मेरा नेटवर्थ ये है, तो मैं हर महीने या हर साल ग्रोथ को ट्रैक कर सकता हूं। अभी क्या है, हमने अपने नेटवर्थ को कभी आंका नहीं है, कभी निकाला नहीं है, तो हर महीने या हर साल मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं डी ग्रो कर रहा हूं, पता ही नहीं है। तो सबसे पहले नेटवर्थ कैलकुलेट करो सर, और नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सर आपका एसेट माइनस
लायबिलिटी। मान लेते हैं सर इसका इनकम से कोई मतलब नहीं है, आप 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जितना भी कर रखा होगा, जमीन में, स्टॉक में, एफडी में, किधर भी, कुछ भी, हम अगर ये मान लें कि 10 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बीच में कुछ लोन ले रखा है जिसका ईएमआई फीएमआई जाता है, और वो सब मिला करके, या गाड़ी उड़ी ले रखा है ईएमआई जा रहा है, या आईफोन का ईएमआई जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, और मैं मान लूँ इधर आपका 5 लाख रुपए का लायबिलिटी है आपके सर पे टोटल, तो आपकी नेटवर्थ हो गई सर 5 लाख की। 10 - 5 तो 5 लाख का आपका नेटवर्थ है। अब आपको पता चल गया कि सर आपका नेटवर्थ 5 लाख का है इस साल, तो अब आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगले साल आपका नेटवर्थ 5.5 लाख का हो, उसके अगले साल आपका नेटवर्थ 6 लाख का होना चाहिए। हर साल आपका नेटवर्थ बढ़ते रहना चाहिए, हर महीना तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर महीना अगर बढ़ाना है तो आपका इनकम लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। वो चीज़ बिजनेस में ही हो सकती है। अगर आपको वो करना है आउटस्टैंडिंग इनकम लेवल हर महीने, फिर वो बिजनेस में ही हो सकता है, वो नौकरी चाकरी में नहीं हो सकता है। लेकिन नौकरी में ये चीज़ जरूर हो सकता है कि हर साल आप अपना नेटवर्थ जरूर बढ़ाते रह सकते हो अपने फाइनेंस को मैनेज करके। अभी बात करने वाले हैं स्टेप्स क्या क्या होगा उसका, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्थ हो गया। सबसे पहले नेटवर्थ निकालो सर। नेटवर्थ जब आपका निकल जाता है, जब आपको नेटवर्थ समझ में आ जाता है, उसके बाद स्टेप 2 आता है सर अपना नेट कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो क्या होता है सर? कैश फ्लो होता है सर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो और आपका एक्सपेंसेस 30,000 रुपए है, तो सर 20,000 रुपए आपका नेट फ्लो पॉजिटिव है। मतलब 20,000 रुपए हर महीने सरप्लस हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में, एसेट में, इन्वेस्टमेंट में, किधर भी 20,000 प्लस में हो। लेकिन चिंता की बात और दुख की बात यह है कि सर आज के समय में ऐसा है नहीं। आज के समय में आदमी अगर 50 कमा रहा है तो सर खर्चा उसका 60 में है, वो -10 के कैश फ्लो में है। आज 10 में से 8 लोगों का कैश फ्लो माइनस में है सर, पॉजिटिव तो छोड़ो। अब ऐसे में सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए, अच्छा माइनस में कैसे? 50 कमा रहा है, 60 खर्चा कैसे? ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। कमा रहा है 50,000 लेकिन हर महीने खर्चा हो जा रहा है 60,000 रुपये, तो इसलिए माइनस कैश फ्लो। तो आपकी अब अगली कोशिश ये होनी चाहिए सर, सबसे पहले अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव करो। इनकम चाहे जितना भी हो सर, कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, कुछ भी हो, लोन लान हो, सबसे पहले कैश फ्लो को पॉजिटिव करो। पहले नेटवर्थ निकालो, जो पहला स्टेप बोला। दूसरा कैश फ्लो को आपको पॉजिटिव करना है। अच्छा, एक बार कैश फ्लो जब पॉजिटिव हो गया तो उसको भी बढ़ाते चले जाना है। इस महीने अगर इस साल अगर हम माने कि मेरा ये क्या हो गया, क्यों नहीं रहा, अच्छा ये हट गया। इस साल अगर मेरा 1 लाख का पॉजिटिव कैश फ्लो है मान लिया, इस साल पूरे साल मिला करके, तो मैं अगले साल 1.10 की कोशिश करूंगा। उसके अगले साल 1,20,000 की कोशिश करूंगा। उसके अगले साल 1,30,000 की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मैं अपना कैश फ्लो पॉजिटिव करता चला जाऊंगा। ये ट्रैकिंग नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना भैया क्या चल रहा है जिंदगी में। जितना कमा रहा है पैसा जा कहाँ रहा है पता ही नहीं चलेगा। ये सब करना नहीं करोगे तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। स्टेप 2 समझ में आया सर। स्टेप 3 में आ जाते हैं। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तैयार करो सर। सबसे पहले ये इमरजेंसी फंड अगेन आपको 6 महीने के लिए फाइनेंशियली फ्री कर देता है। 6 महीने के लिए दिमागी लेवल पे सुकून से भर देता है कि कुछ भी हो भैया, नौकरी चाकरी हिल डुल इधर उधर कुछ भी हुआ, रात बेरात पैसे की जरूरत पड़ गई तो 6 महीने का तो है अपने पास। ये मेंटल सुकून है सर, जिंदगी आराम से जीने का जरिया है ये। वो कहते हैं ना, पैसे से मन का शांति नहीं खरीदा जा सकता। सर जिस आदमी के बैंक में 1 साल 10 साल 20 साल का पैसा पड़ा है ना, एक लेवल का शांति तो उसके मन में है कि पैसे के लेवल पे तो मेरा कोई चैलेंज नहीं है। बाकी दुनिया भर के चैलेंज है लेकिन पैसे की तरफ से वो फ्री है। लेकिन जिसके बैंक में अगले महीने का भी खर्चा नहीं है ना सर वो हर तरफ से टेंशन में है, हर तरफ से। तो इसलिए 6 महीने का इमरजेंसी फंड, ये कहाँ, ये मेरे लिए बेस्ट है सर एफडी। उसको आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, प्रॉपर्टी इधर उधर मत करो कहीं भी। एफडी इज द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि कभी इमरजेंसी है ना, रात बेरात कभी भी निकालने की जरूरत हो तो आप उधर से निकाल सकते हो। 6 महीने का होना ही चाहिए। कल को कुछ भी भगवान ना करे, कुछ भी बुरा हो गया सर, इनकम बंद हो गई या अचानक जरूरत पड़ गया, परिवार में किसी का हेल्थ इशू आ गया, तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई, ये होना चाहिए। अच्छा, दुखद बात, आज भारत में 80% लोगों का नहीं है ये।
खाली है इमरजेंसी फंड। अरे अभी कैश फ्लो की बात करा ना, जब वही कैश फ्लो ही नेगेटिव में है तो इमरजेंसी फंड कहां से होगा? समझे जी? तीसरा स्टेप है ये, पहले में नहीं, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप देखो सर, चौथा स्टेप ये है सर, क्रिएट बैकअप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट का बैकअप तैयार करो। मान लो आपने स्टॉक मार्केट में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रॉपर्टी में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके हर महीने की इनकम लाख रुपए घर में जा रही है, लेकिन कल को जिंदगी ना रही, फिर हर महीने का 1 लाख का तो गया ना काम। तो उस केस में सर टर्म इंश्योरेंस, जैसा अभी हमने टर्म इंश्योरेंस की बात भी करी, उस केस में टर्म इंश्योरेंस। कल को हेल्थ के लेवल पे कोई चैलेंज आ गया, एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी तरीके से भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, तो सर हेल्थ इंश्योरेंस। अपने लाइफ को और अपने हेल्थ को का बैकअप तैयार करो। कुछ भी हो तो भैया यहाँ से पैसा मिल जाएगा। हमको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आया तो हेल्थ इंश्योरेंस पैसा दे देगा, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो परिवार में टर्म इंश्योरेंस वाला पैसा दे देगा। ठीक है सर, ये स्टेप 4 है। 5वां स्टेप है सर, यूज 50-30-20, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। सर इसको कभी ना भूलना, आपका कुछ भी किसी भी तरह का इनकम हो। और जब मैं बात ये 20% की बात कर रहा हूं, अच्छा इसको थोड़ी देर पहले हमने अधूरा छोड़ दिया था, इसको अब पूरा करते हैं सर। बात जब 20% की है तो इस फॉर्मूला को याद रखो सर। सवाल यह आएगा ना सर 20% हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो सर पहली चीज़ तो ये याद रखो, 100 माइनस एज। 100 माइनस एज का मतलब सर, मान लो अभी आपकी उम्र 30 साल है, तो 100 माइनस 30 साल तो 70 आया ना। 70 बचा हुआ क्या है सर? 30। इसको कहते हैं इक्विटी टू डेट रेशियो। यानी कि मोटा मोटी ये समझो 30% मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा जहां पर रिस्क बिल्कुल भी ना के बराबर है। मैं 70% वहां इन्वेस्ट करूंगा जहां पे थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि 70% जहां थोड़ा बहुत रिस्क है ना सर, वहां रिटर्न ज़्यादा होगा। जहां भी रिस्क है वहीं तो रिटर्न ज़्यादा होगा, और जहां रिस्क बिल्कुल भी नहीं है वहां रिटर्न कम होगा। यानी कि 30% डेथ की मैं बात कर रहा हूं। डेथ फंड आप एफडी को भी मान सकते हो, ठीक है? तो भले ही 6% 7% मिल रहा है, लेकिन सेफ सिक्योर तो है, उसको कुछ होगा नहीं। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट अप डाउन होता रहेगा। आज 10 है तो कल 12 होगा, परसों 8 भी आ सकता है, ऊपर नीचे वो होता रहता है। 70% आपको यहां डालना चाहिए। अच्छा, ये कब? जब 30 की उम्र है तब। सर बात जब मान लो 40 की हो गई या 50 की हो गई, तो जैसे जैसे आपकी इनकम कहता हूं, एज बढ़ती चली जाती है सर, आपका रिस्क ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट पर, अपने खर्चे पर नहीं लेना चाहिए। उम्र कम हो गई ना, अब 50 साल की उम्र हो गई है, उसको ज़िंदगी के 20 साल और बचे हैं, वो क्या रिस्क लेगा? उसको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। उसका इन्वेस्टमेंट सर ऐसी जगह होना चाहिए जहां रिटर्न गारंटीड है। तो उस केस में मान लो किसी का 50 साल उम्र है, तो 100 माइनस 50, तो सर 50, तो 50 समझ गए ना? तो अब कहाँ लिखूं मैं, इसको हटा देता हूं। बताते हम ही खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, अब क्या बताएं। तो ये जो 50 है सर जाएगा इक्विटी में। बचा क्या? 50 और बचा सर, ये जो जाएगा डेट में। डेट का मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अगर किसी की उम्र 40 साल है तो 100 माइनस 40 यानी कि कितना आया? 60। उसका 60% पैसा इक्विटी में, यानी कि रिस्की वाले जगह स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहां पे हमको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर? 50-30-20 इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, इस पर अभी हमने ज्यादा गौर पे बात कर लिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 2 ही कैटेगरी होती है ना। एक इन्वेस्टमेंट वैसा चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा कहीं ना जाए, भैया सेफ सिक्योर रहे। दूसरा, मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लूँ, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है ना? तो इसीलिए डेट इक्विटी का रेशियो इसको कहते हैं। इक्विटी डेट का रेशियो, डेट इक्विटी का रेशियो, ये समझ लो। इक्विटी वो जगह हो गई जहाँ पर मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ लेकिन ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। डेट वो जगह हो गई जहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मेरे को भले ही थोड़ा मिले, कम मिले, लेकिन मेरा पैसा सिक्योर रहे, डाउन होने की कोई प्रोबेबिलिटी ना हो उस पर। ठीक है। स्टेप 6 सर, कीप इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी इन कंपाउंडेड ग्रोथ। जहां पे भी कंपाउंडेड ग्रोथ आपको मिलता है, जहां पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है सर, अपने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे को, हर कई बार होता है ना कि एक्स्ट्रा पैसा 2000 से कहीं से आ गया,
किसी जगह से कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा बच गया इस महीने, एक्स्ट्रा कहीं से आ गया, किसी ने दे दिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, सर उस पैसे को हमेशा वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे कंपाउंडिंग में आपको ग्रोथ मिल रही है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर हमारे को जो इंटरेस्ट मिलता है सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है या सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक में जो एफडी पर मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। म्यूचुअल फंड जो मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सर ये चीज़ समझ लो, समझाता हूँ अभी, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो सर 10% की ग्रोथ के हिसाब से मैं किसी जगह पर पैसा डाल रहा हूं, हर साल मान लेते हैं, हर महीने डाल रहा हूं और हर महीना मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है सर इधर मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, एफडी जब आप करते हो ना सर, एफडी दोनों तरीके से कर सकते हो। एफडी में सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है, एफडी में कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी मिलता है, वो आप चूज कर सकते हो बहुत सारे बैंकों में। ठीक है, तो मान लो एक एफडी मैंने करा 10,000 रुपये सालाना की सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और एक एफडी मैंने करा कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला 10,000 रुपये सालाना। दोनों में 10,000 रुपये सालाना और दोनों में 10% ही रिटर्न है। खेल आदमी यही खा जाता है गच्चा कि 10% रिटर्न मिल रहा है। अरे बात तो एक ही है, बात एक ही नहीं है, समझाता हूं। सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, 10,000 रुपये पहले साल गया, देखो फर्स्ट ईयर 10,000 रुपये गया सर। सेकेंड ईयर जो यहां पे होगा 10,000 रुपये 10% का इंटरेस्ट है ना, 10,000 का 10% इंटरेस्ट होकर के हो गया 11,000 रुपये। सर तीसरे साल क्या होगा, उसी 10,000 रुपये 10% होगा और वो 11,000 होगा। चौथे साल भी उसी 10,000 रुपये 10% होगा, फिर वो भी 11,000 होगा। पांचवें साल भी उसी 10% पे होगा, वो भी 11,000 होगा। तो टोटल मैं निकाल के देखता हूं तो 54,000 रुपये बना 5 साल में, अगर 10,000 रुपये सालाना किसी एफडी में डाली जा रही है तो। सर कंपाउंडेड में अगर मैं लेता हूं सर 10,000 रुपये पहले साल, लेकिन अगले साल 10,000 का 10% 11,000, यहां भी वही बना था, लेकिन तीसरे साल खेल हो जाएगा। तीसरे साल क्या खेल हो जाएगा सर, ये जो 11,000 बना है अब 10% इस 11,000 पर बनेगा। इसमें क्या हो रहा था, 10% हमेशा इसी पर बन रहा था, हर साल हर साल हर साल, लेकिन यहां 10% जो बनेगा सर अब 11,000 पर बनेगा, जिसकी वजह से मेरा उस साल का रिटर्न जो हो जाएगा 12,100। अब उसके अगले साल का सर 12,100 पे 10% बनेगा, जिसकी वजह से 13,310 हो गया। अब उसके अगले साल मेरा 10% 13,310 पे बनेगा, जिसकी वजह से अमाउंट 14,000 इतना हो गया। अब उसकी वजह से आप 5 साल का रिटर्न देखो सर, 61,000 चला गया और इसका 54,000 चला गया। दोनों केस में 10% का ही रिटर्न है, लेकिन 10% का रिटर्न होने के बावजूद सर सिंपल में इतना कम, कंपाउंड में इतना। और मैं तो ये बात कर रहा हूं सिर्फ 5 साल की, इसको 20 साल लेके देखना, इसको 40 साल लेकर के देखना। एसआईपी कंपाउंडिंग पर काम करता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा देकर के इतना रिटर्न बन जाता है। लंबे समय में कंपाउंडिंग इतना रिटर्न आपको दे देता है। वो एक सेशन में मैंने आपको कहा था ना, चेस के दाने में, या चेस का दाना वाले लो, 1 रुपए को हर रोज अगर डबल करते चले जाओ, 31वें दिन वो 100 करोड़ रुपए हो जाता है। 100 करोड़ रुपए सिर्फ 1 रुपए को अगर हर रोज डबल किया जाए तो। लेकिन सिंपल के हिसाब से अगर करोगे तो नहीं होगा भैया, बहुत कम रह जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग में ये ताकत है। तो ऑलवेज जिधर भी इन्वेस्ट करो, आप देखोगे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडिंग मिल रहा है, सिंपल मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब कुछ कॉमन फॉर्मूला आपको बताता हूं, जिन फॉर्मूला को आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा, हमेशा काम आएगा। अब जैसे पहला फॉर्मूला है सर रूल ऑफ 72। ये रूल आपको क्या बताता है कि आपका पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। अब जैसे मान लो जिधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको 6% का उधर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे खोल लेता हूँ, 72 बाय 6, 72 बाय 6 सर 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपको अगर किधर इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड वगैरह में कर रहे हो, किसी म्यूचुअल फंड में मान लो आपको 15% मिल रहा है, तो 72 बाय 15 सर 4.8 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये चीज़ बताता है आपको, जब भी जानना हो पैसा आपका कितने दिन में डबल हो जाएगा, सर 72 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो कर दो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा रूल आता है सर रूल ऑफ 114। ये 114 ये कहता है कि कितने साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। मान लो अगर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 114 क्या हो गया मुझे
114/6 कितना होता है? 114/6। 19 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा 19 साल में। इसी तरीके से अगर आपको 15% मिल रहा है किसी म्यूचुअल फंड में, तो मैं इधर ही कर लेता हूं ना, 114/15 करता हूं, तो 7.5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा अगर किधर आपको 15% मिल रहा है तो। उसके बाद रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, महंगाई के बारे में, जो आपको 60 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो जो मैंने दिखाया, सो उसकी वैल्यू, उसकी औकात क्या रहेगी उस वक्त। आप जैसे इन्फ्लेशन कागजी तौर पे तो 6% 7% है, लेकिन रियल इन्फ्लेशन अगर आप अपने घर बार में जब सामान खरीदते हो उसका देखोगे पिछले महीने और इस महीने में कितने की महंगाई बढ़ गई, तो सर आपको 10% से कम नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूं सर 70/10 यानी कि 7 सालों में आपके पैसे की औकात आधी रह जाएगी। यानी कि आज अगर घर का खर्चा 50,000 में चल रहा है तो 7 साल बाद आपके घर का खर्चा हो जाएगा 1 लाख रुपए। उतना ही खर्चा, अगर खर्चा ना बढ़ा तो। आज अगर 25,000 में घर चल रहा है तो उतना ही सामान खरीदने में आपको 50,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा 7 साल बाद। लेकिन हाँ, सरकारी आंकड़ों को अगर मांगे जो कि कहता है 6%, तो 70/6 कितना हो भैया? 70/6 सर 11 साल, लगभग 12 साल मान लो। 12 साल में आपके पैसों की औकात आधी हो जाएगी। ठीक है रियलिटी ये है, लेकिन सरकारी आंकड़ा ये है। अच्छा, उसके बाद होता है सर रूल ऑफ 40। रूल ऑफ 40 ये कहता है सर आपका जो EMI का खर्चा जाता है, पर्सनल लोन की EMI, गाड़ी की EMI या होम की EMI, जो भी EMI है सर, आपकी इनकम का 40% से ऊपर का नहीं होना चाहिए वो। क्योंकि आपकी इनकम से अगर 40% हुआ तो 50 30 20 पर तो सूट ही नहीं करेगा ना सर। 50% हमने नीड, ज़रूरतों में रखा था, और EMI तो ज़रूरतों में ही आ रहा है, और उसी 50% में चावल दाल आटा भी खरीदना है। 40% से अगर आपने ऊपर रखा फिर आपका बैलेंस हिल जाएगा बुरी तरीके से। तो कोई भी EMI वगैरह चल रहा है आपका, ज़्यादा है अभी चल रहा है, तो उसको कोशिश करो कम, धीरे धीरे रिड्यूस करने का, एक्स्ट्रा पेमेंट करके। 40% से ऊपर की EMI नहीं होनी चाहिए आपके टोटल इनकम में से। ठीक है, तो आज हमने ये पर्सनल फाइनेंस का ये पूरा सेशन कर लिया। इस सेशन में आपको मज़ा आया सीखने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। और कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बाकी सेशन में अगर मज़ा आया, क्या कमाल की चीज़ बताई आज, ऐसा अगर फील आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मज़ा आ गया, मुझे भी मज़ा आ जाएगा।